हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों, आपको पता है एएलपी का एग्जाम 25 से स्टार्ट होकर 29 तक चलने वाला है। आज ये वीडियो आपके डिमांड के ऊपर और आपके लिए लेके आया हूं मैं, जिसमें हम बात करेंगे कि अभी जो दिन बचे हुए हैं, 3 से 4 दिन बचे हुए, उसमें आपको क्या करना चाहिए। एग्जाम से पहले वाले दिन या एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम हॉल में पहुंचने पर आपको क्या करना चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2018 के एएलपी का फाइनल सिलेक्शन तक का, वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। एग्जाम में घुसते समय आपको क्या क्या चीजें लेके जानी चाहिए, कौन कौन से एग्जाम को, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और वहां पे आपको किन चीजों पे ध्यान रखना है, अपने आप को कैसे मोटिवेट और पेपर को अच्छे से कैसे करना है, इन चीजों पे अपन आज बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको जहां जाना है, आपका एडमिट कार्ड अगर नहीं आया है, फिर भी आपको पता चल गया कि कौन सी एग्जाम सिटी है, वहां के लिए ट्रेन टिकट वगैरह बुक करके रखे 5-6 घंटे का मार्जिन लेके। अगर हो सकता है धुंध आ जाएगी तो ट्रेन लेट हो जाएंगी, तो आप अपना मार्जिन रखें, क्योंकि अगर उस समय भागदौड़ होती है तो आपने जितना भी पढ़ा हुआ है वो सारा खराब हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, अपने लंबे समय की मेहनत को बिल्कुल जचा के रखना है आपको। जो बच्चे पास रहते हैं, जिनका ये है कि हाँ मैं 1-2 घंटा है, 1-2 घंटे की दूरी है, वही खासकर लेट होते हैं, तो उनको ज्यादातर ध्यान रखने की आवश्यकता है भाइयों। जो आपके डॉक्यूमेंट्स एडमिट कार्ड में मांगे गए हैं उन पे ध्यान देना। जैसे खासकर मांगा जाता है आपका ओरिजिनल आधार कार्ड। एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि सर मेरे आधार कार्ड में फोटो तो पुराने वाली है और मैंने जो एप्लीकेशन में लगाई है वो दूसरी है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपकी फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, यही चेक की जाएंगी। आपका आधार जो है वो चेक किया जाएगा। ट्रैवलिंग पास आप साथ में लेके जाइए, अगर आपको ट्रैवलिंग पास अथॉराइज किया गया है तो। एडमिट कार्ड को जरूर लेके जाना है दोस्तों। हो सके तो अगर उसमें मांगा है कलर्ड, तो कलर्ड ही लेके जाइए, ठीक है। और 1-2 प्रूफ, आईडी प्रूफ और आप साथ में लेके जा सकते हैं। ज्यादा सामान या किताब या कोई बैग खासकर ना लेके जाए, मेरी सलाह है, तो ही ठीक रहेगा। क्योंकि वहां पर आपको रखने के लिए कोई लॉकर वगैरह की सुविधा शायद ही मिले। हमें 2018 में नहीं मिली थी और इतनी ज्यादा पब्लिक आती है, बहुत ज्यादा रश होता है, तो पॉसिबल है ही नहीं इस तरह की मैनेजमेंट को कर पाना, ठीक है। तीसरी चीज, आपको जो अभी आखिरी के 2-3 दिन बचे हैं उनमें करना क्या चाहिए। आपको जितने भी फॉर्मूले आपने जो नोट्स वगैरह बना के रखे हैं, जो भी जीके, जीएस, साइंस या फिर मैथ के जो फॉर्मूले के नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स, उनको रिवाइज कीजिए। डेली सुबह, दोपहर और शाम को मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट जरूर लगाएं आखिरी के दिनों में, मैं बता रहा हूं आपको फिर से, ठीक है। और उन पे बस काम करना है। पूरा सिलेबस आप ना तो कर पाएंगे, ना हो पाएगा, आपको डिवर्ट्यूशन ही होगा। अब जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे पहले वाली रात को आपको पूरी नींद लेनी है। टेंशन नहीं करनी है, ना ही पढ़ना है वहां पे फुल नाइट ज्यादा स्टडी नहीं करनी है। पूरी नींद लो, अपने आप को रिफ्रेश रखो, सबसे पहली चीज। और देखो, मोटिवेशन की अगर बात करते हैं तो जब भी आप जाओ अपने माता पिता से मिल के जाओ, उनसे मिल के जाओ। आपकी अगर शादी हो चुकी है तो अपनी बीवी से मिल के जाओ, मिसेज से मिल के जाओ, बच्चों को देख के जाओ और उनसे पूछ के जाओ, उनसे आशीर्वाद लेके जाओ अपने माँ बाप से, ठीक है। उनके सपनों को आपको साकार करना है। आप जब भी शादी में, कहीं बर्थडे पार्टी में या किसी फंक्शन में जाते हो तो आस पड़ोस वाले या रिश्तेदार जरूर पूछते हैं आपसे बच्चा क्या कर रहा है। तो आपके माँ बाप जरूर हो सकता है कि एक बार आपकी बातों को छुपाने के लिए कह दे कि अब ये तैयारी कर रहा है, पर आपको पता है कि हाँ मुझे लंबा समय हो गया है तैयारी करते करते, अब की बार कुछ बन के दिखाना है, अब की बार बताना है कि हाँ मेरा एएलपी में सिलेक्शन हो गया है। बात करते हैं एग्जाम हॉल में पहुंचते समय आपको क्या करना है। जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाएंगे तो आपको बहुत सारी भीड़ दिखेगी दोस्तों, भरपूर भीड़ दिखेगी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम सेंटर चिन्हित वाले हैं, इतनी भीड़ दिखेगी और बच्चे अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे होंगे। कोई कुछ पढ़ रहा होगा, कोई यूपीएससी के लेवल तक की स्टडी कर रहा होगा, कोई कुछ कोई कुछ। और आप अगर उस समय पढ़ोगे या उनको देखकर, उनके सब्जेक्ट को देखकर, उसके टॉपिक को देखकर पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो दोस्तों वहां से आपका डिमोटिवेशन, आपका जो बूस्ट है, आपका जो मनोबल है, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। आप बस अपने ऊपर विश्वास रखना कि जितना मैंने पढ़ा है वो मैं सही करके आऊंगा, जितना मैंने पढ़ा है मैं उसमें गलत नहीं करूंगा। बस अपने पढ़े हुए पे, अपने मनोबल पे विश्वास रखो।
वहाँ क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा हंस के टाल दो, क्योंकि उस समय पढ़ा हुआ ना तो याद रहता है ना याद किया जा सकता है, वो बस अपना एक मनोबल तोड़ने का काम करेगा। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले या उस दौरान जब आप पहले पहुंच जाते हैं तो ज्यादा बात करने से बचें, ऐसा मुझे लगता है। मैंने भी ऐसा किया हुआ है दोस्तों। जब मैं CBT 1 का एग्जाम देने गया था, हालांकि मेरी तैयारी थोड़ी थी, कमजोर थी, पर मैंने ना तो कोई किताब लेके गया, 2-4 पन्ने जरूर निकाल लिए थे जो मेरे शॉर्ट फॉर्म के थे, जिसमें मैंने शॉर्ट लिखा हुआ था, उनको मैं फाड़ के लेके गया था। और उस समय मैंने ट्रेवलिंग के दौरान बस में उनको रिवाइज कर लिया था। जिस दिन आपका एग्जाम है, एग्जाम हॉल के पास आप पहुंच गए हैं, तो ब्रेकफास्ट को कई बच्चे क्या करते हैं, बाद में करेंगे। नहीं, ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट, अरे भाई शरीर में रहेगी एनर्जी, तो एनर्जी रहेगी तो आपका दिमाग काम करेगा ना। खाली पेट दिमाग नहीं काम कर पाएगा, इसलिए ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें, मस्त ब्रेकफास्ट करें, खुश रहें। ज्यादा पढ़ने की उस समय तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस अपने आप को बूस्ट रखना है। भाई मेरे को जितना आता है मैं उतना करके आऊंगा। चिंता सबको होती है, मुझे भी हो रही थी कि एग्जाम कैसा होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे, ये 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ इस जॉब का, क्या मेरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। सबके साथ में ऐसी टेंशन रहती है। पर भाई जब तक आपने बस वही है ऑल इज वेल दिल में बोलोगे ना, तो सब सही होगा। बस जितना करना है उतना ही करके आइए, जितना पढ़ा है उसको करके आना है बस अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में एंट्री करेंगे दोस्तों, आपका सबसे पहले वहां पे आधार कार्ड चेक होगा। आधार कार्ड अपने पास रखें, गुम मत कीजिएगा। भीड़ भाड़ होती है, कई बार भागदौड़ भी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे समय हो सकते तो आपके साथ में कोई गार्जियन जा रहा है तो उनको साथ लेके जाइए, किसी दोस्त को साथ लेके जाइए, ठीक है। और सबसे पहले आपका आधार कार्ड चेक होगा, और फिर बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक आपके हर एग्जाम में होगी, CBT 1 में भी होगी, CBT 2 में भी होगी, साइको के अंदर भी होगी, मेडिकल में भी होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी होगी। 5-5, 6-6 बार बायोमेट्रिक होती है, और सबका बायोमेट्रिक चेक किया जाता है हर बार। जो CBT 1 में था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखेंगे CBT 1 में इनका ये बायोमेट्रिक मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, CBT 2 में भी देखेंगे। तो अपना जो अंगूठा है या कोई जो उंगली आप लगा रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से लगाना है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। मैंने कैसे लगाया कैसे नहीं लगाया, बायोमेट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम हॉल में घुसते समय आपको पेन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। वहां पे आपको एक ऐसा पेन 2-3 रुपए वाला मिल जाता है, एक कोरा कागज ब्लैंक पेज मिलेगा, ठीक है। वो आपके रफ काम के लिए है, आपको जो भी उसमें लिखना है टाइम स्टार्ट होने के बाद में आप उसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत। और आपको उस ब्लैंक पेज का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम हॉल में घुस गए आप, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, अपनी सीट पर पहुंचने से पहले भाई आपको टॉयलेट करनी है, पानी पीना है, फ्रेश होना है, ये सब काम करके अपने आप को फ्री करके रखें। एग्जाम के दौरान अगर आप उठेंगे तो आपकी बहुत सारी सेकंड्स मिनट्स खराब हो जाएंगी, उसमें आपको स्टॉप करने का मौका नहीं मिलेगा। जो आपको ब्लैंक शीट मिलेगी, उस ब्लैंक शीट में आप ABCD XYZ तक लिख के रखें पूरा, और उसमें 1 से लेके 26 तक, और उल्टा 26 से लेके 1 तक वो सारी चीजें लिख के रखें। उसका फायदा क्या होगा, जब आपके पास में रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे उस समय आप लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा। एक बार जो समय लगे, जैसे ही आपकी टिक टिक स्टार्ट हो जाए, फटाफट ये लिख लो। लिखने के बाद में आप जैसे ही आपके पास में क्वेश्चन आएगा रीजनिंग का, 1-2 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं सीरीज वगैरह के, तो फटाफट आपको बस ये देखना है कि इससे कोडिंग से ये बना है, इसके इनकोड से मैं इसको इनकोड कर दूंगा। तो ये टाइम सेविंग का टाइम रहता है दोस्तों, ऐसा करना चाहिए आपको। एग्जाम जैसे ही स्टार्ट होने वाला हो, अपने भगवान का, अपने माँ बाप का, जिनको आप मानते हो उनका नाम लो और स्मरण करो, और एक लंबी लंबी सांसें लो। इधर उधर देखने से कोई फायदा नहीं होगा, बस स्मरण करो जो मुझे आता है मैं वो सही कर दूं, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों, आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है। चीटिंग करने या करवाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, उसमें आपको ना तो फायदा होगा। पहली चीज, आप जिससे चीटिंग कर रहे हो, जिससे आंसर पूछ रहे हो, क्या उसको पता है या उसको आता है, श्योर है या नहीं, ठीक है। गलत भी बता सकता है ना भाई, कंपटीशन है, तो ना तो करवाएं और ना कीजिए। कैंडिडेचर भी कैंसिल हो जाएगा। कैमरा लगा हुआ है, अगर किसी टीचर ने, जो इन्विजिलेटर है, उसने आपको देख लिया तो आपको वहीं से भगा भी सकता है, ठीक है। टाइम ही खराब होगा। अपने ऊपर कंसंट्रेट रखो, मेरे को जो आता है मैं उसको करूंगा भी।
अब आपके पास में 4 सेक्शन रहेंगे उसमें एग्जाम स्टार्ट होते ही, है ना। लैंग्वेज वगैरह जो आएंगी वो आप अपनी सेलेक्ट करके रखना कि मुझे इस लैंग्वेज में एग्जाम देना है। इंग्लिश आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज रहती है तो उसको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हिंदी में देना है तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन जो आएगा वो हिंदी और इंग्लिश में आता है, ठीक है। अब जैसे ही आप क्वेश्चन आएंगे तो 4 सेक्शन है, जो भी सेक्शन आपको अच्छा लगता है, आपको जीके जीएस अच्छी लगती है, आपको मैथ रीजनिंग या साइंस, उस सेक्शन को सबसे पहले निकालो, फिर जो उसके बाद अच्छा लगता है, ऐसे धीरे धीरे करते करते सब तक पहुंचना है। एक बार 75 क्वेश्चन में से जरूर निकलना है 60 मिनट में, याद रखना। ऐसा ना हो कि आप करते रह जाए 50 तक ही पहुंचे और आगे वाले आंसर जो है क्वेश्चन वो आसान थे पर आप कर नहीं पाए, देख नहीं पाए, टाइम खत्म हो गया। तो जो भी आपको क्वेश्चन जिस भी चैप्टर में, मान लीजिए आपको मैथ अच्छा लगता है, आपका टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही मजबूत है, पर एक क्वेश्चन वहां पे ऐसा आ गया कि आपसे बन ही नहीं रहा है, तो आप डिमोटिवेट ना हो कि नहीं यार ये बन नहीं रहा, तो मुझे जो आता था मैं वो ही नहीं कर पाया। होता है, हमारे साथ भी हुआ है। उस समय क्या करना है आपको, उस समय उसको रिव्यू में डाल के, अगर वो टाइम ले रहा है आपका ज्यादा, उस समय आप उसको रिव्यू में डाल दो और अगले क्वेश्चन में पहुंच जाओ। साथ ही साथ जो ये ब्लैंक पेज दिया है आपको, उसमें उस क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए 45 नंबर था, 45 लिख के ऊपर कोने में और सर्कल करके रख लो। क्यों? आपके वो क्वेश्चन आपको आते हैं, कॉन्फिडेंस है मैं कर दूंगा, पर मुझे उसमें समय चाहिए, तो ऊपर करके रखो। जैसे ही आपके सारे क्वेश्चन जितने आपको आते हैं वो हो जाएंगे, समय बचेगा, तो फिर वहां पे जाना और उस क्वेश्चन को करके ही आना। तुक्का नहीं लगाना है भाई। ये जो CBT1 है, ये हमें 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का नहीं है तरीका, ये बस एक एलिमिनेशन राउंड है, हमें वो कट ऑफ क्लियर करनी है, ठीक है। हमें बस उतने ही नंबर चाहिए, उससे ज्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बस उतना ही हमें चाहिए कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए और हम CBT2 में एंटर कर जाए। 75 में से 75 करने की कोशिश मत करना, तुक्के लगाओगे तो नेगेटिव में जाएंगे। 3 क्वेश्चन गलत करने पे एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो मतलब 4 नंबर कट रहे हैं आपके। आपका टारगेट रहना चाहिए 45 से 50 क्वेश्चन सही करने का, मतलब आपको 60 से 65 क्वेश्चन भी अगर आप ठीक ठाक करके आ गए हो, थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन आपको 50-50 भी आते थे वो भी आप करके आ गए हो, तो आपकी बात बने जाएगी, मुझे लगता है ऐसा। पूरे अटेम्प्ट करने पे बैठोगे और तुक्के लगाओगे, गलत सलत करोगे, तो भाई आपकी नेगेटिव चली जाएगी, मैं बता रहा हूँ। याद रखना इस चीजों को। मैंने पूरे अटेम्प्ट नहीं किए थे, आप देख भी लीजिएगा। CBT2 का भी रिजल्ट मैं एग्जाम होने के बाद में डालूंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा, देखिएगा मैंने कितने अटेम्प्ट किए और कितने नहीं, ठीक है। धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस आपके साथ में भी आएगा। जैसे ही आप सिस्टम पे बैठ रहे हैं, आप पहले ये देखिए कि जो आपका जो सिस्टम है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कीबोर्ड तो उसमें काम करता नहीं है, माउस काम करेगा, माउस का जो स्क्रोलिंग बटन है, जो स्क्रोल करते हैं, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। टिक टिक दोनों की सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, डिस्प्ले आपकी सही है कि नहीं है, CPU वगैरह के तार वगैरह ढीले तो नहीं है, ठीक है। वो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो बस देख लो आप। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ऐसे फैल के बैठते हैं, तो फैल के बैठने से क्या होता है, उनके तार हिल जाते हैं एग्जाम में, और फिर वो तार हिल गए तो फिर आपके एग्जाम के तार हिल जाएंगे। आपको जिस बस ये दिख गया कि सिस्टम सही है, तो आराम से बैठे रहो और अपना पेपर करते रहो। इधर उधर पैर फैलाओगे तो वो जो वायर वगैरह है वो पीछे से डिस्कनेक्ट हो गई, तो आपका जो टाइम है वो खराब हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन आपने किए वो सही है, और उनको जो आपने क्वेश्चन आपको आता है कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन सही था, उसमें एक नीचे ऑप्शन होता है सबमिट एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट या सबमिट एंड नेक्स्ट ऐसे होता है, उस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, तब आपका वो क्वेश्चन रिव्यू के लिए चला जाएगा, मतलब वो सबमिट होगा चेक होने के लिए। तो याद रखिएगा, सबमिट या सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ग्रीन भी हो जाएगा, वो आपको दिखेगा साथ साथ में। तो आपको ये क्वेश्चन देखने हैं, व्हाइट जो रहेंगे क्वेश्चन, वो आपको ये रहेगा कि आपने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं है। तो व्हाइट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मैंने ये कौन कौन से क्वेश्चन नहीं देखे हैं, उनको आप कर लीजिएगा। और रिव्यू में डाले हुए क्वेश्चन को बिल्कुल आखिरी में कीजिएगा, समय बच गया है तो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा रहेगा। आप जुड़े हैं हमारे साथ इतने लंबे समय से, तो मैं भगवान से उम्मीद यही करूंगा कि आपका एग्जाम अच्छा रहे और आप आगे वाले आने वाले स्टेप में CBT2 तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आप सभी को ऑल द बेस्ट। एग्जाम अच्छा देना है और चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, अपने आप को मोटिवेट रखो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, ठीक है, अच्छी नींद लो, भरपूर नींद लेनी है आपको एग्जाम से पहले, ठीक है। मस्त ब्रेकफास्ट करके जाओ, ज्यादा टेंशन लेने नहीं, टेंशन लोगे तो पेपर खराब होगा। बस जितना आता है जबरदस्त एकदम नंबर 1 से करना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा,
और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।